तरीके से शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया, ये आपको बता रहे हैं किस तरीके से बेरूत में ये भीषण हमला इजराइल की तरफ से किया गया था। 60 फीट नीचे के बंकर में ये नसरुल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो बंकर देखिए किस तरीके से बना रखा था, पूरे किलेबंदी उसने अपनी कर रखी थी, लेकिन उसके किले को ढहा दिया गया। तो शनिवार को इजराइल ने नसरुल्लाह की मौत का दावा किया। नसरुल्लाह की लोकेशन महीनों पहले से इजराइल को उस समय पता थी। एक हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना भी बनाई गई थी। इजराइल को डर था कि नसरुल्लाह ठिकाना बदलने वाला है और ऐसे में उस पर हमला करना इजराइल के लिए आपको बता दें कि मुश्किल भरा हो सकता था। इसलिए देखिए किस तरीके से प्लानिंग इजराइल की तरफ से की गई। इसीलिए इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर लॉन्च कर दिया, जिसके बाद नसरुल्लाह का खात्मा हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ की हत्या करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ऑपरेशन की कमांड दे रहे थे। तो क्या पश्चिम देशों में वर्ल्ड जो है वॉर करीब आ गया है? क्योंकि जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे मेजर जनरल संजय सोई जी, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। शुरुआत संजय सोई जी में आपसे करते हुए, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, ये वो देश है या वो इलाके, ये वो संगठन है जिन्होंने मदद की थी हमास की, और एक एक करके अब जो आईडीएफ के ठिकाने हैं, जो टारगेट है उनका, वो वही संगठन है जहां पे पहले मदद की गई हमास की। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब हिजबुल्लाह के बाद जो टारगेट है वो हूती विद्रोही हैं आईडीएफ के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि इजराइल का, जैसे आप सही कह रही हैं कि फोकस अभी लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं फोकस है, वो अभी गाजा से हटकर लेबनान की तरफ चला गया, हिजबुल्लाह की तरफ चला गया। लेकिन साथ साथ अगर हूती तंग कर रहे हैं तो नेचुरली हूती को भी वो ख़त्म करेगा। इजराइल नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का भी खतरा उनको नागरिकों को रहे। यही कारण है कि देखिए हिजबुल्लाह के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने प्लान तरीके से हमला किया है। पहले उनके कमांडर्स को मारा, साथ साथ बम्बार्डमेंट किया, हैवी बम्बार्डमेंट किया, गन पोजिशन को बर्बाद किया, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव की भी तैयारी की हुई है। साथ साथ हूती ने एक रॉकेट अटैक किया था, उसका बदला तुरंत ही उन्होंने मैसेज कर दिया कि हम इसको ये मत सोचिए कि हम हिजबुल्लाह में बिजी हैं तो आपको नहीं देख सकते। साथ साथ अगर हिजबुल्लाह को देख सकते हैं, गाज़ा को भी देख सकते हैं और यमन को भी देख सकते हैं। ये इजराइल की ताकत है, ये उनका पिन पॉइंट अटैक करने का जो मादा है, क्योंकि उनके फालतू हथियार नहीं फायर करते। जो एक एक मिसाइल जाती है वो पिन पॉइंट जाती है, जहाँ पर उनका जो टारगेट की खबर होती है वो पहले इंटेलिजेंस के द्वारा खबर हासिल करते हैं, बिल्टअप करते हैं, उसके ऊपर उस हिसाब से हथियार का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो नसरुल्लाह की मौत हो, उसके लिए कई महीनों तक उन्होंने इंटेलिजेंस इकट्ठी की। हालांकि वो रेडियो सेट का भी इस्तेमाल नहीं करता था, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, इसका मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठी की। इस तरह से वो बिल्टअप करके जब मौका होता है, जब जरूरत होती है, एंड टाइम पर सही फायर करके सही बर्बाद करता है और उनकी कमर तोड़ने में सक्षम है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह की क्या हालत कर दी है अभी इन्होंने। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कहाँ से क्या फायर हो जाएगा। क्या उनका पेजर बस्ट होगा, मोबाइल होगा, रॉकेट में फायर होगा, या उनकी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। और चाहे वो बंकर में भी सुरक्षित नहीं है। आज एक बहुत बढ़िया सेंटेंस में दिमाग में आ रहा है, वो है कि आज जो आतंकवादी हैं वो आतंकित हैं। आज की तारीख में उनको डर बैठा हुआ है कि कब कहाँ किसी भी बिल में छुपने की जगह नहीं है। इतने गहरे गहरे बंकरों में जाके बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल करके उन्होंने बर्बाद किया। ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं एक एक लीडर को। पूरी लीडरशिप भी चेंज, जैसे आप कल दिखा रहे थे कि पूरी चेन खत्म कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक। अब नए लीडर को समझ नहीं आएगा कि वो करे क्या, कैसे करे, किसके सहारे लड़े और किस प्रकार से लड़े। वाकई में एक बहुत बड़ा खौफ पैदा कर दिया अलामी करेंगे। और शायद यही वजह कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे है, पश्चिम एशिया देशों में जिस तरीके से संघर्ष दिखाई दे रहा है, टेंशन दिखाई दे रही है, उथल पुथल मचा हुआ है, क्या ये मान लिया जाए कि ये संघर्ष अभी और बढ़ेगा, टेंशन और बढ़ेगी, और इसका असर भारत पे कितना देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू वेरी मच। असर बहुत पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? ये रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स जो हो रहा है, ये लड़ाई के मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर में टोटल चेंज आ गया है। जब टोटल चेंज आता है तो मेथड्स ऑफ फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स अब चेंज होंगी। अब आप देखिए कि इनके पास में 3 प्रॉक्सी वॉरियर्स हैं। इजराइल सबको हैंडल कर रहा है क्योंकि लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। इसीलिए अब एनिमी जो है, उनका जो एनिमी है वो इतना हताश हो गया है और सारा असर उनके सपोर्टर्स पे पड़ रहा है। सारी दुनिया में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके असर पड़ेगा। बिल्कुल
जो टोटल डिवाइड हो गया है, एक इजराइल के सपोर्टर्स का वर्ल्ड हो गया है, एक हम ये लेबनान के सपोर्टर्स का वर्ल्ड हो गया है, जिसको कि हम हिजबुल्लाह बोलते हैं। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें लड़ाई पे असर तो डाल रही हैं और ह्यूमैनिटी पे असर डाल रही हैं, पर वर्ल्ड की जो तिजारत है उस पर भारी असर पड़ने वाला है। यहाँ पे भारत का रोल आता है, भारत पे असर पड़ रहा है। पर हम जब बात करते हैं लड़ाई की, तो सिर्फ लड़ाई की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात आनी चाहिए। जब तक ह्यूमैनिटी की बात नहीं करेंगे, लड़ाई रुक नहीं सकती। भारत का रोल यहाँ बिल्कुल क्लियर आता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया में भारत को एक्सेप्ट किया गया और उसको रिस्पेक्ट किया गया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत भूमिका अदा करे। सिमिलरली यहाँ पर भारत को रोल मिल सकता है एक प्रोटेक्टिंग कंट्री, प्रोटेक्टिंग स्टेट का। अगर भारत कीन है, भारत कीन होगा, बट दोनों साइड्स कीन होनी चाहिए। देखिए, लेबनान भी भारत का दोस्त है और ईरान भी भारत का दोस्त है। एवरीबडी इज कीन, इजराइल भारत का दोस्त है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत का रोल यहाँ ये होगा। अगर आप सोचते हैं कि वेपन सप्लाई से अब भारत कोई फायदा उठाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। हमें वेपन सप्लाई के तरफ नहीं सोचना चाहिए। वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हैं, उनके पास जाएंगे। सर, मुझे ये बताइए कि देखिए, जिस तरीके से 2006 आपको याद होगा, जब खूनी जंग एक बार पहले हुई थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, अब फिर से वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी जो है वो इजराइल कर रहा है। अगर ग्राउंड से ऑपरेशन होता है और चूंकि हिजबुल्लाह का जो चीफ है वो मारा गया है, तो कह सकते हैं कि जो लड़ाके हैं ये घायल शेर की तरह हैं। तो क्या जंग और भी खतरनाक हो सकती है अगर ग्राउंड से ऑपरेशन होता है? तो ये जंग और भी खतरनाक बनने वाला है, और भी भयंकर बनने वाला है, क्योंकि आईडीएफ ने अपनी 3 डिवीजन्स, एक डिवीजन में सपोर्ट आर्टिलरी, सपोर्ट टैंक मिलाकर 10,000 ट्रुप्स होते हैं, तो 30,000 ट्रुप्स को आईडीएफ ने उत्तरी बॉर्डर में अब डिप्लॉय कर दिया है। आप देखेंगे अगले 48 घंटे के अंदर ही ये 30,000 ट्रुप्स जो हैं, जो ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल के बीच में जो बाउंड्री है, उसको क्रॉस करके उत्तर में चले जाएंगे, गोलन हाइट्स के उत्तर में चले जाएंगे, जो वहाँ लिटानी रिवर है उसके उत्तर में चले जाएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने जो रॉकेट्स रखे हैं वो लिटानी रिवर के जस्ट उत्तर में रखे हैं। एक और चीज़, जैसे हम जानते हैं कि 1982 में जब बेका वैली में ऑपरेशन किया था, तब आईडीएफ जो है बेका वैली तक पहुंच गई थी, जो कि बेरूत के पूर्व में है। इसी तरह से 2006 में आईडीएफ आगे बढ़ते बढ़ते बेरूत तक पहुंच गई थी। इस बार भी ऐसे होने वाला है। 3 एक्सिस ऑफ एडवांस हैं। एक एक्सिस ऑफ एडवांस आईडीएफ का रहेगा, रोड जो है वो जाती है बेरूत की तरफ, एक एक्सिस ऑफ एडवांस है रोड वो जाती है बेका वैली की तरफ, और तीसरी एक्सिस ऑफ एडवांस वो जाती है गोलन हाइट से सीरिया की तरफ। ये समझना पड़ेगा कि सीरिया से भी काफ़ी लड़ाके और अम्यूनिशन जो हैं वो हिजबुल्लाह के लिए लगातार सप्लाई हो रहे हैं। तो आईडीएफ ने अगले 48 घंटे में ही इन 3 एक्सिस ऑफ एडवांस में बढ़कर ये सुनिश्चित करना है कि हिजबुल्लाह का जो लास्ट कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है, उन्होंने जहां जहां अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स बनाए हुए हैं, जहां जहां पर उनके लीडर्स छुपे हुए हैं, उनके घरों को ढूंढकर नेस्तनाबूद करना है। इस बार जमीन से 70% हिजबुल्लाह जो है वो हवा से नष्ट होगी, लेकिन जो बचे खुचे 30% हिजबुल्लाह है वो जमीनी हमले पर नष्ट किए जाएंगे। लेकिन रॉबिन सचदेवा जी, सवाल दरअसल ये भी है कि क्या एक और गल्फ वॉर जो है वो करीब है, और सवाल दरअसल ये भी कि क्या अब अगला टारगेट खामनेई है, ईरान है? खामनेई तो अल्टीमेट टारगेट है, लास्ट टारगेट होगा शायद वो जब होगा, क्योंकि ईरान तक जंग जानी है, ये शायद पूरी पॉसिबिलिटी है। डे 1 से आपके साथ जब हम अक्टूबर 7 से बात कर रहे थे, यही ट्रैजेक्टरी थी इजराइल की। हम तब भी कह रहे थे, अभी भी वो क्लियर दिख रहा है कि इजराइल हमस को लेकर के फिर हिजबुल्लाह की तरफ और फिर ईरान पे जाएगा, क्योंकि एक बड़ा रीजन है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल नहीं बनने देना चाहता। ओके, और ईरान मात्र कुछ महीनों दूर है अपने फाइनल एनरिचमेंट के लिए 90% यूरेनियम, जो कि पिछले साल भी कहा जा रहा था कुछ महीने, तो तब से अब से तो और ज्यादा हो गया होगा निकट, राइट। तो ये जंग उस पथ पे बिल्कुल जाएगी विदाउट डाउट, दैट इज 1।
सेकेंडली यस, जो ईरान के साथ अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो तो मोस्टली सारा ही एक्चुअली एयर से होगा ना, एयरफोर्स एंड मिसाइल अटैक्स। ईरान के पास जैसे सब डिस्कस करते हैं, ईरान और इजराइल आपस में बहुत दूर हैं दोनों, तो लैंड वॉर तो होगी नहीं इन दोनों देशों के बीच में। ईरान की एयरफोर्स और ईरान के मिसाइल्स इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगी, उनकी एयरफोर्स पुरानी है और उनके मिसाइल्स हैं, परंतु नेटो और अमेरिका और ब्रिटेन इन सब ने मिलकर के ईरान के इनकमिंग मिसाइल्स को इजराइल की बिल्कुल, डिफेंस के और लिए शायद यूज कर देंगे। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं दरअसल कि क्या अब मान लिया जाए कि जो ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है इसके तहत अब आगे क्या कुछ होने वाला है। और इसी के साथ साथ नजरें इस बात को लेके भी